गुड मॉर्निंग बच्चों। लेक्चर 6 तक अपन ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एप्लीकेशंस के बारे में देख लिया था। अब आज के लेक्चर के अंदर अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की लास्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट एप्लीकेशन होती है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो आज की क्लास में जिन टॉपिक्स को अपन कवर करने वाले हैं बेसिकली वो टॉपिक्स कौन कौन से, एक तो रेडियो एक्टिविटी कवर करेंगे। रेडियो एक्टिविटी के बाद में अपन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पर फोकस करेंगे। जेई एडवांस के अंदर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फिर भी आ जाती है, जेई मेन में सेकंड ऑर्डर आने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है नहीं आती, आईवी तो है लेकिन चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में बात करेंगे अपन nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो जनरलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले अपन रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना होता है बेटा। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, केमिकल फिनोमिना नहीं है। केमिकल रिएक्शंस किसको बोला जाता है? जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि रेडियो एक्टिविटी जो है न्यूक्लियर फिनोमिना है जिसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर ही आ जाती है क्या कि जो रेडियो एक्टिविटी है, इस रेडियो एक्टिविटी पर फिजिकल कंडीशंस का यानी एनवायरमेंटल कंडीशंस का, एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इस किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अपन ने पढ़ा था एक रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है के। रेट कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड कर रहा था? रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर पर और कैटलिस्ट पर। लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट आएगा बेटा वो तो किसी भी टर्म पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, हाईली स्पेसिफिक हो जाएगा नेचर के अंदर। तो जो टॉपिक अपन कंटिन्यू करेंगे अब, इस टॉपिक का नाम क्या? रेडियो एक्टिविटी। देखो, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी या अच्छा, एक बात से और कंफ्यूजन हो जाता है। आगे चल के एक टर्म आएगी अपने पास में एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को कई बार वो रेडियो एक्टिविटी बोल देता है। तो रेडियो एक्टिविटी वैसे तो एक्चुअली एक फिनोमिना है, लेकिन एक्टिविटी एक अपने पास में मैथमेटिकल टर्म आएगी जिसके लिए भी वो कई बार रेडियो एक्टिविटी टर्म काम में ले लेगा। तो आपको दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं बेटा अपन। सेल्फ एंड स्पॉन्टेनियस डिके। डिके का मतलब क्या होता है? टूटना। सेल्फ एंड स्पॉन्टेनियस, अपने आप होगा, जो भी प्रोसेस होगा खुद अपने आप टूटेगा वो स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप टूटेगा। सेल्फ एंड स्पॉन्टेनियस डिके of unstable nucleus to acquire stability is called as radioactivity। इस प्रोसेस का नाम होता है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या पढ़ा अपन ने? कैसा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। इट इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस विच इज independent of pressure, temperature, concentration, catalyst, etc। मतलब बेसिकली ये किसी भी चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, अपने आप होना होगा जो भी होगा वो। ठीक है, अब यहां पर अपने पास में एक आता है लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। वो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन या लॉ ऑफ डिके वो भी अपन यहीं पर लिख देते हैं। वो क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू law of disintegration, rate of decay या फिर आप इसको डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन rate of decay or disintegration is
directly proportional to number of active nuclei at that time। अपने पास में ये जो लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ये क्या बताता है कि कितनी रेट होगी डिके की, बेटा उतनी रेट होगी जितने उस टाइम पर एक्टिव न्यूक्लियाई है। एक्टिव न्यूक्लियाई का मतलब क्या, जिनका डिसइंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। एक तो होता है डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई, इसका मतलब क्या, जो तो टूट गए, टूट करके स्टेबिलिटी एक्वायर कर चुके हैं। लेकिन एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से, जिनका टूटना अभी बचा हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या, ऑल रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जितने भी अपने पास में रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो सारे के सारे क्या फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। तो अब अपना काम क्या है बेटा, अपने को लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन को चेक करना है कि लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन से क्या रिलेशन निकल करके आएगा। हिंट तो अपने को मिल गया, हिंट क्या कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करने वाला है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो भी फॉर्मूले लगते थे वो सारे के सारे यहां पर लगने वाले हैं। बस क्या होगा, रेट कांस्टेंट नहीं आएगा यहां पर रेट कांस्टेंट की जगह पर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको नाम देंगे अपन किसका, डिके कांस्टेंट का। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, डिके कांस्टेंट के बारे में। मतलब लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन से डिके कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में अपन बात करने वाले। तो अब देखिए अपन लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन के मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन के अंदर मान लीजिए आपके पास में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बी के अंदर। t इक्वल्स टू 0 पर जो भी आपके पास में एक्टिव न्यूक्लियाई थे उनका नंबर कितना है, n0, और b प्रेजेंट है नहीं। t इक्वल्स टू t पर ये बच गए मान लीजिए n और ये बन गए कितने, n डैश। तो बेटा जो सबसे कॉमन बात है वो तो क्या कि n प्लस n डैश इक्वल होगा किसके, n0 के। n प्लस n डैश बराबर हो जाएगा किसके, n0 के। ठीक है, यहां पर अगर मान लो आपसे पूछ ले कि यार एक्टिव फ्रैक्शन कितना होगा, तो एक्टिव फ्रैक्शन का मतलब क्या कि कितने न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई किसको बोला जाता है, जो अभी भी बचे हुए हैं। तो कितने बचे हुए, n, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ n0। स्टार्टिंग में कितने लिए थे अपन ने, n0 लिए थे। क्लियर। और सिमिलरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिकेड फ्रैक्शन कितना होगा, तो डिकेड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n डैश बाय n0। n डैश कौन से, जिनका डिके हो चुका, तो ये हो गए n डैश बाय n0। लॉजिक क्लियर है ना, ये अपने पास में दो फॉर्मूले बन गए, तैयार हो गए। अब अपने को लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन की बात करनी है। यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कम होंगे, एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जो आप रेट लिखोगे वो रेट क्या आएगी, माइनस dn बाय dt। टाइम कौन सा लिया है अपन ने, t। टाइम t पर न्यूक्लियाई कितने माने, n, ये लिखे हुए यहां पर। तो ये माइनस dn बाय dt प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, n के। ठीक है, ये जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्लियर है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के अंदर माइनस dn बाय dt आपको लिखना पड़ेगा, और ये प्रोपोर्शनल था n के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा बेटा, तो यहां पर अब कांस्टेंट लगा देते हैं अपन। तो माइनस dn बाय dt इक्वल्स टू आ गया लेमडा n, ये आ गया लेमडा कांस्टेंट। जहां पर k लगता था, k की जगह पर क्या आ गया बेटा, लेमडा आ गया। तो लेमडा को क्या बोलते हैं अपन, लेमडा को बोला जाता है डिके कांस्टेंट। और इस लेमडा की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ लेमडा, वो क्या हो जाएगी, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स बोल लो, या वैसे आप क्या बोल सकते हो, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। क्लियर है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा,
सेकेंड इनवर्स हो गई है। तो dn बाई dt इक्वल्स टू लेमडा एन आ गया। अब अपना काम क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। तो कैसे लिखेंगे इसको, dn बाई एन इक्वल्स टू माइनस ऑफ लेमडा dt। टाइम हो गया 0 से t, ये हो गया टाइम 0 पर कितने थे, n नॉट, फिर कितने आ गए, n आ गए। क्लियर है। इसका आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो एग्जैक्टली फर्स्ट लॉ की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या होती थी, CA इक्वल टू CA नॉट e की पावर माइनस KT। तो CA की जगह पर क्या आ जाएगा, n, रिमेनिंग न्यूक्लियाई। तो यहां पर आ गया n इक्वल टू कितना, n नॉट e की पावर क्या, माइनस लेमडा t। ये रिलेशन निकल करके आ जाता है बेटा, n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t। ये निकल करके आ गया रिलेशन। या फिर इसका दूसरा फॉर्म लिखेंगे तो दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्म हो जाएगा अपने पास में लेमडा इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग, क्या आता था, CA नॉट अपॉन CA, यानी A अपॉन A माइनस एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आ गया n नॉट, नीचे आ जाएगा क्या, n। अब देखो सब कुछ फॉर्मूले वही रहने वाले हैं, कौन से, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाले। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए T हाफ बताओ कितना होगा, तो T हाफ हो जाएगा 0.693 बाय लेमडा। ये तो हो गया T हाफ। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए T एवरेज कितना होगा, तो T एवरेज हो जाएगा, वहां होता था 1/k, यहां क्या हो जाएगा 1 लेमडा। और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.44 टाइम्स ऑफ व्हाट, T हाफ। ये भी रिलेशन अपन ने पहले लिखा हुआ है। सिमिलरली T 90%, ये कितना हो जाएगा 10/3 टाइम्स ऑफ T हाफ, ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है अपन ने। सिमिलरली T 99.99% को रिलेट करना है T 90% के साथ में। क्या लॉजिक बताया था, कितने 9 आ रहे हैं, 4 9 आ रहे हैं, तो क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, 4T 90%, ये आ जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये अपने पास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। और रेडियो एक्टिविटी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसी कारण से यहां पर अपने को ये सारे के सारे फॉर्मूले डायरेक्टली मिल गए, अपने को अलग से डेरिवेशन नहीं करना पड़ा। लॉजिक क्लियर। ये जो अपन ने फॉर्मूले देखे बेटा, ये तो काम की है ही है। उसके अलावा यहां पर एक जो अलग टर्म काम में आता है वो होता है एक्टिविटी। वो टर्म क्या होता है, एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी के बारे में भी अपन यहीं पर बात करने वाले। एक्टिविटी, एक्टिविटी को या तो रिप्रेजेंट करते हैं ए से, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। या तो किससे, ए से, या फिर किससे, आर से। ये हो गई अपने पास में क्या, एक्टिविटी हो गई है। क्लियर। एक्टिविटी एक्चुअली क्या होती है, एक्टिविटी होती है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, माइनस dn बाई dt। क्या पढ़ा था, माइनस dn बाई dt। तो यहां लिख देते हैं अपन, एक्टिविटी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिके। या तो रेट ऑफ डिके, या फिर क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। या तो बोलोगे रेट ऑफ डिके या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लॉजिक क्लियर। ये आ गई अपने पास में क्या, एक्टिविटी। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं और क्या चीज आ सकती है इसके अंदर। एक्टिविटी का फॉर्मूला माइनस dn बाई dt होता है, ये अपन ने पढ़ा। और ये बराबर था किसके बेटा, लेमडा n के। ये बराबर है किसके, लेमडा n के। एक तो ये चीज काम की हो गई। दूसरी बात यहां पर है ना, एक कंसेप्ट बहुत ज्यादा काम में आता है, एग्जाम के अंदर स्किप होता है। वो आपको मास देता है और मास देने के बाद में वो बोलता है एक्टिविटी कैलकुलेट करो आप। तो बच्चे बहुत जल्दीबाजी के अंदर पता नहीं क्यों यहां एक्टिविटी का मास के साथ में रिलेशन भूल जाते हैं बेटा। आप ये देखो, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियस होंगे जितने एटम्स है। हर एटम के साथ एक न्यूक्लियस एसोसिएट होगा। अपन क्या बोलेंगे, कितने न्यूक्लियस होंगे जितने एटम है। और एटम निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। क्या तरीका होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na, यही तरीका होता है। तो कैसे निकाले अपन, इसको यूं लिख देते हैं, A इक्वल्स टू लेमडा, और ये क्या होगा, मोल्स इंटू Na। मोल्स कैसे निकालोगे, मास किसमें, ग्राम में। और नीचे क्या, उस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपको किस में लेना पड़ेगा भाई, ग्राम पर मोल में लेना पड़ेगा। एटॉमिक मास तो ग्राम पर मोल में ही होता है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से।
तो ये बेटा वो फॉर्मूला बन गया जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी और फिजिक्स में भी। फिजिक्स में भी एक्टिविटी आएगी आप लोगों के, तो ये सारी चीजें आपको फिजिक्स में भी देखनी पड़ेगी। क्लियर? एक फॉर्म तो ये काम का हो गया एक्टिविटी का। दूसरा फॉर्म कौन सा काम का? अच्छा ये भी याद रखना, एक्टिविटी का मतलब क्या है? माइनस डी एन बाई डी टी, यानी लेमडा एन। दूसरा फॉर्म अपन और तैयार करते। दूसरा फॉर्म क्या बनेगा? ए इक्वल था किसके? लेमडा एन के। इसको लिख सकता हूं मैं ए इक्वल्स टू लेमडा, एन को लिख दिया एन नॉट ई की पावर में माइनस लेमडा टी। ये जो टर्म है ना लेमडा एन नॉट वाला, लेमडा एन नॉट वाला जो टर्म है, इसको क्या बोल देते हैं? ए नॉट बोल देते। तो फॉर्मूला बन गया ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। और यहां पर ए नॉट क्या है? ए नॉट है इनिशियल एक्टिविटी। ये क्या हो गया? इनिशियल एक्टिविटी। ए नॉट आ गया मेरे पास में इनिशियल एक्टिविटी। तो रिलेशन क्या आ गया? ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अगर आपको ध्यान हो, ऐसा का ऐसा रिलेशन अभी अपन ने एन में भी निकाला, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ए क्या है? रिमेनिंग एक्टिविटी। ए क्या है? रिमेनिंग एक्टिविटी। सिमिलरली बेटा यहां पर ये क्या होता था? एन क्या होता था? रिमेनिंग न्यूक्लियाई। एन क्या होता है? रिमेनिंग न्यूक्लियाई। मैं इन चीजों को बेटा आपस में रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बन जाए जो ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा हुआ है। उस फॉर्मूले को यहां पर कैसे काम में लेना है देखो। यहां पर मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये जो टर्म है मेरे पास में ए बाय ए नॉट, ए बाय ए नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ई की पावर माइनस लेमडा टी होगी। करेक्ट है? सिमिलरली ए को मैं लिख सकता था लेमडा एन, ए नॉट को लिख सकता हूं लेमडा एन नॉट, ए नॉट को क्या लिख सकता हूं? लेमडा एन नॉट। तो जो रेशो इसका था वो का वो रेशो किसका होगा? एन बाय एन नॉट का हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? मोल इंटू एन ए करके। तो ये का ये रेशो किसका हो जाएगा? मोल्स का हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं क्या? मोल डिवाइडेड बाय मोल नॉट। मतलब ये रिमेनिंग मोल्स है टाइम टी पर और ये इनिशियल मोल्स हो गए। मोल कैसे निकालेंगे? मास बाय मोलर मास से। जिस भी स्पीशीज के रिमेनिंग मास और इनिशियल मास आपने लिए हैं, स्पीशीज तो चेंज हो नहीं रही है, इसका मतलब क्या हो गया? उसका एटॉमिक मास भी सेम रहेगा। तो ये का ये रेशो वेट बाय इनिशियल वेट का भी हो जाएगा। ये का ये रेशो क्या हो जाएगा? वेट बाय इनिशियल वेट का। ये सारी की सारी चीजें बेटा बराबर होगी किसके? ई की पावर माइनस लेमडा टी के। और ये सब के सब बराबर होते हैं किसके? 1/2 की पावर एन के। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, रिमेनिंग इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन इंटू इनिशियल। ध्यान करो, जहां पर एन क्या रिप्रेजेंट करता था? एन रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। कैसे निकालते थे? गिवन टाइम में हाफ लाइफ टाइम से डिवाइड कर देते थे, तब ये फॉर्मूला मिल जाता था। इस तरीके से अपन क्या निकालते थे? एन निकालते थे। लॉजिक क्लियर है? ये एन निकालने का तरीका था। अब मैं ये जो पूरा रिलेशन निकाला, इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देता हूं। लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अपन बोलेंगे बेटा रिमेनिंग एक्टिविटी या फिर न्यूक्लियाई या फिर मोल्स या फिर मास इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल। अगर रिमेनिंग एक्टिविटी है तो उधर इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी, रिमेनिंग मास है तो उधर इनिशियल मास हो जाएगा, रिमेनिंग मोल्स है तो उधर इनिशियल मोल्स हो जाएंगे। ये का ये लॉजिक चलने वाला है। तो ये मिल गया अपने को क्या? रिमेनिंग एक्टिविटी का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा काम आता है। अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तब आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि यार ये कैसे काम में आ सकता है। ठीक है? अब अपन बात करेंगे बेटा यूनिट्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट अपने जो हेडिंग है ये आ गई यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है बेटा क्यूरी।
यूनिट क्या है? क्यूरी। सीआई का मतलब क्या है? क्यूरी। और एक क्यूरी 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डीपीएस के बराबर होती है। डीपीएस का मतलब क्या है? डीपीएस का मतलब है डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो अगर मैंने यहां डीपीएम बोल दिया होता तो इसका मतलब क्या होता? डिस इंटीग्रेशन पर मिनट। एक रिलेशन तो ये आ गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिलेशन 1 बेकरल, वीक्यू का मतलब हो गया बेकरल। 1 बेकरल बराबर होता है बेटा किसके? 1 डीपीएस के। दूसरा रिलेशन ये निकल करके आ गया। और एक तीसरा रिलेशन होता है रदरफोर्ड का। एक और यूनिट होती है इसकी 1 आरयू या फिर 1 आरडी। ये बराबर होता है 10 की पावर 6 डीपीएस के। आपके लिए ये दोनों रिलेशन ज्यादा काम के, 1 क्यूरी वाला और 1 बेकरल वाला। ये रिलेशन आपके लिए ज्यादा काम के, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो रिलेशन है ये तो आपको होना ही चाहिए याद, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो इस पर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। भाई कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले पढ़े उस पर भी, और साथ साथ में ये जो यूनिट्स पढ़ी इस पर भी बेस्ड। तो अपने पास में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन में आपको बोला गया फॉर ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस X100, लेमडा दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 की पावर -4 डीपीएम। एक्टिविटी इज 6.023 क्यूरी, ये बोल दिया गया आपको। सब्सटेंस कौन सा? X100। ऊपर जो 100 लिखा हुआ है वो क्या होता है? मास नंबर। और जो मास नंबर होता है उसी के आगे अगर आप ग्राम पर मोल लगाते हो तो वो क्या बन जाता है? एटॉमिक मास बन जाता है। ठीक है, लेमडा दिया हुआ है आपको और साथ में क्या दे दी? एक्टिविटी बता दी। फाइंड मास ऑफ सैंपल। सैंपल का मास अपने को कैलकुलेट करना है। अपना टारगेट क्या है यहां पर? सैंपल का मास अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सैंपल का मास कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। मास का एक्टिविटी के साथ में एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन के लिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे इसको एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं। वो रिलेशन अपन यहां पर अप्लाई करेंगे। लेकिन वो रिलेशन लगाना मतलब ऐसा नहीं है कि लगाया और आंसर मिल जाएगा आपको डायरेक्टली। ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको पता चल जाएगा भाई क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, और एग्जाम के अंदर इजी जैसे कोई चीज आती ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो यहां पर ट्विस्ट है हल्का फुल्का। वो क्या ट्विस्ट है वो अपन चेक कर लेंगे। फॉर्मूला A इक्वल टू क्या? लेमडा n, करेक्ट है। और इसको कैसे लिखा था? W बाय एटॉमिक मास। नीचे ऊपर मास किसमें बेटा? ग्राम में। नीचे क्या? एटॉमिक मास किसमें? ग्राम पर मोल में। मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने? इसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी काम हो गया अपना, Na से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए क्या बोलेंगे अपन यहां पर। एक्टिविटी कितनी है बेटा? क्यूरी में। एक्टिविटी किसमें है? क्यूरी में। तो क्यूरी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? डीपीएस में। क्या रिलेशन होता है? 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10, यही होता है। तो अपन लिखते हैं बेटा 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 3.7 इंटू 10 की पावर 10। ये कन्वर्ट हो गई है किसमें? डीपीएस में कन्वर्ट हो गई है। डीपीएस का फुल फॉर्म क्या? डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, करेक्ट है। लेमडा क्या दिया हुआ है अपने को? 3.7 इंटू 10 की पावर -4। ये डीपीएम नहीं होगा, ये मिनट इनवर्स है। यूनिट मैंने गलत लिख दिया यहां पर, इस यूनिट को मिनट इनवर्स कर देते हैं, ये लिख दिया। अब बेटा आप सोचो, लेमडा आपको दिया हुआ है पर मिनट में। लेमडा किसमें दिया हुआ है? पर मिनट में। और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको किसमें? पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि इधर मामला पर सेकंड में चल रहा है। ये वो छोटा सा कन्वर्जन है जो बच्चे दिमाग से निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे अपन? 3.7
इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 60। करेक्ट है ना? पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इनटू मास तो अपने को कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास कितना गिवन है? 100। और Na की वैल्यू क्या होती है बेटा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना? 23। ये वैल्यू हो गई किसकी? Na की। अब अपना काम क्या है? इसको कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। कैलकुलेशन परफॉर्म करते सबसे पहले 6.023 से 6.023 तो गया, 3.7 से 3.7 भी जा चुका है। अब पावर्स की बात करते हैं। इधर कितना चल रहा है? 10 की पावर 10। इधर कितना चल रहा है? 10 की पावर 10। तो ये 3 0 इधर ले आता हूं मैं, तो कितना आ गया? 6 इंटू 10 की पावर 13। करेक्ट है? W डिवाइडेड बाय इधर क्या बचा? 10 की पावर 19 बचा क्या? देखो कितना बच गया? 10 की पावर 19 बचा क्या बेटा? ये -4 है और ये कितना है? 23। तो 10 की पावर 19। करेक्ट है? यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 6 इंटू 10 की पावर -6। और ये किस में आएगा? ग्राम में। कैलकुलेशन को एक बार के लिए रीचेक कर लेना। इधर 10 की पावर 10 है, ये कितना हो गया? 6 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 3 यानी कितना हो चुका है? 10 की पावर 13। उधर कितना बचा था बेटा? 10 की पावर में 19 बचा था, उससे लाकर के मैंने डिवाइड कर दिया, ये ऊपर गया तो कितना आ गया? 6 इंटू 10 की पावर -6 निकल करके आ गया। लॉजिक क्लियर है? तो ये अपने पास में आंसर आ चुका है। ये क्या आ गया? अपना आंसर मिल गया। क्लियर है? क्वेश्चन को दोबारा देख लो। एक्टिविटी आपको गिवन थी, एक्टिविटी आपको गिवन थी। कितनी है एक्टिविटी? 6.023 क्यूरी। उसको डीपीएस में कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि लैम्डा का रिलेशन आप एक्टिविटी के साथ में तभी निकाल सकते हो जब वो डीपीएस के डीपीएम में हो, अदरवाइज तो आप निकालोगे ही नहीं। ठीक है? तो डीपीएस में कन्वर्ट करना तो मस्ट है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ये तो जरूरी था, कर दिया अपन ने। लैम्डा किस में था? पर मिनट में। और क्योंकि ये डीपीएस में था तो मैंने लैम्डा को कन्वर्ट किया किसमें? सेकंड के अंदर। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा बेटा? 60 से डिवाइड करना पड़ा। बाकी चीज नॉर्मल थी, बाकी तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अपन ने परफॉर्म कर दी। ठीक है? तो ये तो हो गया मेरे पास में एक न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं, थोड़ा और इजी न्यूमेरिकल लेते हैं अपन अब, जिसमें कैलकुलेशन ही नहीं हो। फॉर conversion of x into y, half life of x is 2 hours। x का कन्वर्जन y में हो रहा है, इसकी हाफ लाइफ कितनी है x की? 2 hours। ठीक है? फाइंड द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी लगाना पड़ेगा अपने को कहीं ना कहीं, मतलब रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है तो वो बोलता तो है कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, या फिर वो बोल देगा हाफ लाइफ ऑफ एक्स कितना? 2 hours। उसकी जगह यूं लिख देगा एक्स डिकेज विद हाफ लाइफ कितना? 2 hours। फाइंड द रेशियो या फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम एट विच रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बोल दो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोल दो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स एंड वाई becomes 1:7 in this radioactive decay। वो टाइम निकालो जब x और y के न्यूक्लियाई का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:7 हो जाएगा। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है अपने को। हर क्वेश्चन के अंदर है ना, स्टार्टिंग कैसे करनी है अगर ये पता चल जाएगा
तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, इतने सारे फॉर्मूले अपने पास में, लेकिन अपने को वो फॉर्मूला लगाना है जो अपने को मिनिमम टाइम के अंदर आंसर दे दे। क्लियर? तो देखो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। एक्स डिके हो रहा है किसमें? वाई में। t इक्वल्स टू 0 पर ये कितना था पता नहीं है। t इक्वल टू टी पर, यानी जो टाइम आपको कैलकुलेट करना है उस टाइम इंस्टेंट पर क्या है बेटा, उस टाइम इंस्टेंट पर इनका रेशियो x और y का कितना होता है? 1:7। तो अगर ये a है तो ये कितना होगा? 7a। अगर ये a है तो ये कितना होगा? 7a। क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि स्टार्टिंग में ये कितना था? 8a। क्यों? क्योंकि n प्लस एन डैश बराबर होता है किसके? n नॉट के। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका काम बहुत आसान हो गया। अब आप केवल x को देखो, y को भूल जाओ। x इनिशियल कितना था? 8a और रिमेनिंग कितना है? a। इनिशियल कितना था? 8a और रिमेनिंग कितना है? a। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, कैसे? 8a हाफ लाइफ आया कितना? 2 आवर्स का, उसके बाद कितना बचेगा? 4a। फिर से हाफ लाइफ आया 2 आवर्स का, कितना बचेगा? इसका आधा, मतलब 2a। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, तो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल नंबर ऑफ एटम से इंडिपेंडेंट होगा, जैसे वहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता था। और फिर से 2 आवर्स का टाइम आ जाएगा तो कितना बच जाएगा? a। यानी टोटल टाइम कितना लगा? 2 + 2 + 2, 6 घंटे में काम हो गया। 6 घंटे में ये 8a से कितना बच गया? a। अब ये a बचा है तो ये अपने आप ही 7a बन गया होगा, पक्का है, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है? या तो ऐसे कर दो, या फिर और दूसरा तरीका लगा सकते थे यहां पर। दूसरा तरीका क्या? आप यूं बोलते रिमेनिंग इक्वल्स टू 1/2 की पावर n इंटू इनिशियल, ये भी लगा सकते थे। अब रिमेनिंग कितना है अपने पास में? a। 1/2 की पावर n और इनिशियल कितना था? 8a। यहां से आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी मिल गई बेटा? 3 मिल गई। 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ का मतलब t/t हाफ की वैल्यू कितनी है? 3। यही तो पढ़ा है अपन ने। अब t हाफ कितना था अपने पास में? t हाफ था 2 घंटे, उसको लाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये टोटल आपके पास में कितना हो जाएगा? 6 घंटे हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये अपने पास में लॉजिक हो गया किस चीज का? इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है? अब बात आती है रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशंस की। तो अब अपन आगे क्या देखेंगे बेटा? रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है। तो बेटा अपन एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेसिकली 2 एप्लीकेशंस होती है। वो 2 एप्लीकेशंस कौन कौन सी है? फर्स्ट आती है अपने पास में C14 मेथड, या फिर आप इसको कार्बन डेटिंग मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है? जिन सब्सटेंसेस के अंदर कार्बन 14 मिलेगा उन सब्सटेंसेस के अंदर कार्बन 14 मेथड लगा सकते हैं। बात समझ गए ना? अब कार्बन 14 मेथड जो है, इस कार्बन 14 मेथड का यूज क्या है? किसकी एज पता लगाएंगे। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? एज पता लगाना। तो ये जो कार्बन डेटिंग मेथड है बेटा, एग्जैक्टली पूरा का पूरा मेथड जेई एडवांस के अंदर पैसेज की फॉर्म में आया हुआ है, कंप्लीट पूरा का पूरा। तो आपको कार्बन डेटिंग मेथड जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये मान लो ये पूरा का पूरा जेई एडवांस का एक कंसेप्ट हो गया जो जेई एडवांस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ठीक है? तो यहां पर दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ fossils, wooden objects,
dead people or any other carbon containing species. एनी अदर कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज। ठीक है, हर वो चीज जो ये मान सकते हैं आप एक तरीके से जो ब्रीदिंग प्रोसेस कर रही है। ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया, जो एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक्सचेंज कर रही है, वहां पर ये चीज काम में ली जा सकती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड। इसके लिमिटेशन है, लेकिन ये नहीं है कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगा लेंगे। इसकी जो लिमिटेशन है वो भी अपन आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले बात आती है रिएक्शंस कौन सी इन्वॉल्व होती है। तो बेटा अपने पास में एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें एक रिएक्शन चल रही होती है। एटमॉस्फेयर में क्या, जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, वो नाइट्रोजन गैस पर कॉस्मिक रेज आकर के अटैक करती है। कॉस्मिक रेज का मतलब बेसिकली न्यूट्रॉन हो गए। जब ये अटैक करती है तो फॉर्म हो जाता है 6C14, मतलब नाइट्रोजन का कन्वर्जन पार्शियली किस में हो जाता है, कार्बन 14 के अंदर हो जाता है। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते टाइम पर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि इसमें टोटल एटॉमिक नंबर और टोटल मास नंबर हमेशा कंजर्व रहता है। तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना है, 7 + 0, इधर कितना 7, तो यहां कितना आएगा 1। 1 पर कौन होता है, हाइड्रोजन। अब मास नंबर की बात कर लो, इधर कितना है 14 + 1, तो इधर भी क्या आएगा 14, मतलब 1 आ जाएगा ऊपर, 14 + 1। तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन, ये वो रिएक्शन है जो एटमॉस्फेयर में लगातार चल रही है। इस रिएक्शन के कारण से कार्बन 14 एग्जिस्ट करता है, कहां पर, नेचर के अंदर। इस रिएक्शन के कारण से कार्बन 14 एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में। और ये कार्बन 14 क्योंकि अनस्टेबल है, तो इसका क्या होगा बेटा, डिसइंटीग्रेशन भी होगा, डिके भी होगा। तो यहां पर एक रिएक्शन और चलती रहती है, वो क्या है, डिके ऑफ कार्बन 14। डिके ऑफ कार्बन 14 में क्या होता है, कार्बन 14 बेटा वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में अब देखो इधर 6 से इधर 7 है, तो क्या आना चाहिए -1। -1 यानी क्या, इलेक्ट्रॉन हो गया, या आप इसको बीटा पार्टिकल भी बोल सकते हो। और साथ में बीटा के हमेशा एक पार्टिकल और निकलता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, एंटी न्यूट्रिनो। कौन निकल गया, एंटी न्यूट्रिनो निकल गया। क्लियर है, ये वो रिएक्शन हो गई जिसके थ्रू कार्बन 14 वापस से किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन में। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। T½ ऑफ कार्बन 14, इस कार्बन 14 की हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली बेटा 5760 ईयर्स होती है। न्यूमेरिकल में अलग अलग वैल्यूज दे सकता है वो, कभी वो इसको 5700 भी दे देगा, कभी 5600 दे देगा, कभी 5770 दे देगा। जो भी वैल्यू देगा आपको वही काम में लेनी है। कोई वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो 5760 या 5770 ईयर्स आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है अपने पास में क्या है, हाफ लाइफ। किसका है हाफ लाइफ, ये कार्बन 14 का। यानी आप देख सकते हो कार्बन 14 को डिके होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब होता क्या है बेटा, जब आप एटमॉस्फेयर को चेक करते हो तो इन रिएक्शंस के कारण से एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों रहते हैं, और उनका रेशियो फिक्स हो जाता है। कार्बन 14 और कार्बन 12 इनका रेशियो बेटा फिक्स हो जाता है, कितना, 1/10⁻12। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये रेशियो आपको कहां मिलेगा, एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा, ये रेशियो आपको लिविंग स्पीशीज में भी मिलेगा, और ये रेशियो आपको लिविंग स्पीशीज का मतलब हो गया फ्रेश वुडन ऑब्जेक्ट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये रेशियो मेंटेन्ड है। अब ये रेशियो अपने को क्या बता रहा है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 भी है, कार्बन 12 भी है। अपने बॉडी के अंदर भी बेटा ये रेशियो है। अपन ने बोला लिविंग स्पीशीज, अपनी बॉडी में भी ये रेशियो है। अपनी बॉडी में रेशियो क्यों है, क्योंकि अपन कंटिन्यूअसली ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर भी जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है वो मिल जाता है कार्बन 12 कार्बन 14 का। अब होता क्या है, जब अपन ने ब्रीदिंग प्रोसेस बंद कर दिया तो अपनी बॉडी के अंदर कार्बन 14 का इंटेक बंद हो गया। कहां से बंद हो गया, अपन तो एटमॉस्फेयर से ले रहे थे, तो कार्बन 14 का इंटेक बंद हो गया। कार्बन 14 का इंटेक बंद हो गया तो अपनी बॉडी के अंदर अब कार्बन 14 आ नहीं सकता, लेकिन अपनी बॉडी में जो कार्बन 14 पड़ा है वो स्पॉन्टेनियसली डिके होगा, क्योंकि वो कार्बन 14 कैसा था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और वो कार्बन 14 डिके होकर के कंटिन्यूअसली क्या बनाएगा, कार्बन 14 से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब अपन क्या पता लगा सकते हैं कि कार्बन 14
एटमॉस्फेयर में तो कितना है और अपनी बॉडी में कितना है, अगर दोनों का कंपैरिजन परफॉर्म कर लिया जाए तो कंपैरिजन परफॉर्म करके आप ये पता लगा सकते हो कि बॉडी की एज क्या है। क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूला तैयार कर देंगे, एज टी एज इक्वल्स टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग ए नॉट बाय ए। यहां पर लैम्डा कैसे निकलेगा, 0.693 अपॉन टी हाफ से। टी हाफ किसका, कार्बन 14 का। कार्बन 14 का कितना था, 5760 ईयर्स इफ नथिंग इज गिवन, अदरवाइज 99% वो आपको देगा ही देगा। ठीक है, अब ये जो अपने पास में फॉर्मूला आया, इसमें ए नॉट क्या है, ए क्या है, ये चेक कर लेते। तो ए नॉट क्या हो गया बेटा, ए नॉट हो गया एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 किसमें, एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर लिविंग स्पीशीज के अंदर या फिर फ्रेश वुड के अंदर। ठीक है, जबकि ए क्या है, एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 किसमें बेटा, फॉसिल्स के अंदर, नॉन लिविंग या डेड स्पीशीज के अंदर और ओल्ड वुडन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है। क्वेश्चन क्या आता है, वो बोलेगा आपको कि एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन के अंदर एक बॉडी के अंदर कार्बन 14 1/4 मिला। एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में एक बॉडी में कार्बन 14 1/4 मिला, तो उस बॉडी की एज का मतलब क्या है कि उस बॉडी को मरे हुए कितना टाइम हो गया, उस पर्सन को डेड हुए कितना टाइम हो गया, वो उसकी बॉडी की एज हो गई। यहां पे टी एज का मतलब क्या हो गया, वो जब से पैदा हुआ तब से नहीं पता लगाते अपन, जब से वो मरा है तब से लेकर के अब तक कितना हो गया। जैसे सीआईडी के अंदर डॉक्टर सालूंकी पता लगाता था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन डॉक्टर सालूंकी तो खैर अलग ही केस था। यहां पर ये जो मेथड है, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है बेटा, डॉक्टर सालूंकी या जो फॉरेंसिक्स वाले होते हैं, ये लोग तो क्या करते हैं, ये लोग तो बता देते हैं कि यार इतने घंटे पहले मरा था, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, अप्रोक्सीमेटली रात को 12 से 2 के बीच में मरा था। वो तो कई चीजें बता देते हैं, क्योंकि वो ये वाला मेथड काम में नहीं लेते। ये वाला मेथड क्यों नहीं काम में लेते, क्योंकि इस मेथड के साथ में लिमिटेशंस है। और वो लिमिटेशंस क्या है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर आया था, पूरा पैसेज अलोंग विद दिस क्वेश्चन। और ये नोट डाल करके लिखना है आपको बेटा, C14 मेथड इज इफेक्टिव, या मेथड is effective when T age is between T half to 2 to 3 times of T half। अगर जो एज आप कैलकुलेट कर रहे हो वो टी हाफ से लेकर के टी हाफ के 2 से 3 गुना तक है, तब जाकर के ये मैक्सिमम इफेक्टिव होगा। तो क्वेश्चन क्या आया था बेटा, क्वेश्चन ये आया था कि इसके थ्रू, कार्बन डेटिंग मेथड के थ्रू आप कौन सी एज इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 6 मंथ्स, 6 ईयर्स, 6000 ईयर्स और 60,000 ईयर्स। ढंग से सुनना मेरी बात को, 6 मंथ्स, 6 ईयर्स, 6000 ईयर्स या 60,000 ईयर्स। तो अपन ने क्या बोला, इफेक्टिव कब होगा, जब टी हाफ से लेकर के टी हाफ के 2 से 3 गुना तक होगा। यूजुअली 30,000 ईयर्स तक भी चल जाता, क्यों, क्योंकि टी हाफ कितना था, 5760 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली कितना, 6000 ईयर्स। तो 6000 ईयर्स के मेजरमेंट के अंदर ये वाला मेथड मोस्ट सुटेबल होगा। 6 मंथ्स, 6 ईयर्स इसके लिए बहुत कम टाइम हो गया, और 60,000 ईयर्स इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया। लॉजिक क्लियर है? तो ये कंसेप्ट होता है किसका, कार्बन डेटिंग मेथड का। न्यूमेरिकल्स बेसिकली फिजिक्स में ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल्स अपनी केमिस्ट्री के अंदर रेडियो एक्टिविटी के कम आते हैं, मतलब कार्बन डेटिंग मेथड। नेक्स्ट फिर एप्लीकेशन आती है बेटा अपने पास में, जिसका नाम होता है रॉक डेटिंग मेथड। रॉक डेटिंग मेथड, नाम से पता चल रहा है, इसके थ्रू किसकी एज पता लगाएंगे अपन, रॉक की, चट्टानों की। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं अपन, this method is used to determine age of
ओल्ड रॉक्स, स्टोन्स एटसेट्रा। और इस मेथड को काम में लेने के लिए आपको यह अज्यूम करना पड़ता है कि रॉक के अंदर स्टार्टिंग में केवल और केवल यूरेनियम है, जिसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे किस में होता है, लेड में होता है। ठीक है, इट इज assumed that rock contains uranium-238 only कब, initially, which slowly decays into लेड। जो धीरे धीरे किस में डिके होता है, लेड में डिके हो जाता है। तो प्रोसेस क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से जितना रॉक डेटिंग मेथड था, सॉरी जितना कार्बन डेटिंग मेथड था। ये वाला मेथड है, इसमें तो बस एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भाई फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला अपन तैयार करते हैं। देखो आपके पास में स्टार्टिंग में कौन है, यूरेनियम-238, ये डिके हो रहा है किसमें, लेड-206 में। T=0 पर इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, N0। T=T एज पर, जब आप एज पता लगा रहे हो तब इसके है Nu और इसके कितने हैं, NPB। एक इक्वेशन क्या बोलेंगे, N0 बराबर होगा किसके, Nu प्लस NPB के। N0 बराबर होगा किसके, Nu प्लस NPB के। ये तो बात हो गई किसकी, N0 की बात हो गई। क्लियर है, N0 तो अपन ने तैयार कर लिया। अब मुझे पता लगानी है क्या, एज। तो एज कैसे पता लगाऊंगा, उसके लिए मुझे T½ पता होना चाहिए। तो T½ ऑफ यूरेनियम-238 ये होता है बेटा 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। इतना बड़ा हाफ लाइफ है, देख के पता लग रहा है कि प्रैक्टिकली अपने तो ये किसी काम का है नहीं, बहुत ही बड़ा हाफ लाइफ हो गया इसका तो। ठीक है, एक रॉक के डिकम्पोज होने में ऐसा तो है नहीं बेटा कि 2-5 साल में ही हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे माउंटेन्स डिसअपियर होते हैं तो बहुत सालों में होते हैं वो। क्लियर, तो यहां पर आ गया 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। अब एज पता लगानी है, T½ से क्या निकालूंगा, लैम्डा, 0.693 बाय लैम्डा वाले फॉर्मूले से क्या आएगा, T½ आ जाएगा। अब T एज इक्वल्स टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग, इनिशियल कितने, N0, रिमेनिंग कितना, Nu। ठीक है, N0 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, Nu प्लस NPB पुट कर देते। T एज इक्वल्स टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग Nu प्लस NPB डिवाइडेड बाय Nu, ये बन गया। तो T एज इक्वल्स टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग 1 प्लस NPB बाय Nu, ये फॉर्मूला बन गया। NPB और Nu यहां पर क्या है, मासेज है, टाइम सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, किसके, पीबी के और यूरेनियम के, मासेज नहीं है। ठीक है, अगर आप मासेज निकालना चाहते हो, मासेज से कंपेयर करना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि ये जो NPB अपॉन N यूरेनियम है, ये किसका रेशो हो गया, इनके न्यूक्लियाई का। न्यूक्लियाई कैसे निकालते, मोल इंटू Na से। तो ये बन गया मोल्स ऑफ पीबी अपॉन मोल्स ऑफ यूरेनियम, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, मास ऑफ पीबी बाय 206 डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरेनियम बाय 238। मोल्स को कैसे निकाला मैंने, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, वहां से आ गया। क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है, वो बोलता है एज कैलकुलेट करो जब लेड के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूरेनियम के बराबर हो गए। लेड के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूरेनियम के बराबर हो गए, मतलब ये रेशो 1 हो गया। या फिर वो बोलेगा लेड के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यूरेनियम के डबल हो गए या हाफ हो गए, यानी कुल मिलाकर के वो इन दोनों को रिलेट करेगा और रिलेट करके फिर आपसे क्या पूछेगा, एज पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे हैं, इसलिए इस वाले टॉपिक पर अभी तक जेई के अंदर केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, किस पर, रॉक डेटिंग मेथड पर। कार्बन डेटिंग मेथड कंप्लीट मेथड आया हुआ है एज पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव
के फॉर्म में कंप्लीट आया हुआ है बेटा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है ना, उसकी फॉर्म में कंप्लीट आया हुआ है। उसमें सारी चीजें आ गई थी, उसमें कितनी एज होनी चाहिए, उस पैसेज में एक्चुअली सारी बातें बता दी थी कि एज कहां से कहां तक होनी चाहिए, कब इफेक्टिव होगा, कौन किस में कन्वर्ट होता है, रेशो कितना होगा, सब कुछ पैसेज के अंदर बता दिया गया था। ठीक है, तो ये अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स खत्म होता है। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट अपने पास में हेडिंग आती है अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में दो केसेस अपन लेकर के चलेंगे। दो केसेस कौन कौन से होंगे ढंग से देख लेना भाई। यहां पर सबसे पहले मैं केस फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं। when two different reactants with different concentrations are present। जब दो डिफरेंट रिएक्टर प्रेजेंट है जिन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है बेटा, डिफरेंट है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं एक बार अपन क्या डेरिवेशन होने वाला है। डेरिवेशन करवा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा काम का है। इक्वेशन आपके पास में कुछ ऐसी है, ए प्लस बी से फॉर्म हो रहा है क्या, प्रोडक्ट। एलिमेंट्री रिएक्शन में मान करके चल रहा हूं इसको, रिएक्शन को क्या माना मैंने, एलिमेंट्री। T इक्वल्स टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन A है, इसकी B है, दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है और दोनों की कंसंट्रेशंस भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक, T इक्वल्स टू T पर A में से X जाएगा तो B में से भी क्या जाएगा, X जाएगा। ठीक है, रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इसका रेट लॉ लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा, A इंटू B आ जाएगा। आर को लिखा जा सकता है dx बाई डी टी, अपन ने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, dx बाई डी टी, या आप चाहो तो टाइम t पर a माइनस एक्स पुट कर देते, इसमें तो आपको पता लग जाता। उस टाइम t पर a की कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स, और b की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, b माइनस एक्स, लिख दिया अपन ने। अब क्या करें, dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल्स टू k डी टी। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t, इसका कहां से कहां तक, 0 से x तक। करेक्ट है। अब देखो ये जो मैंने लिखा है टर्म, इस वाले टर्म को बेटा मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, कि एक बार चेक करना, देखिए 1 अपॉन बी माइनस ए ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स। एक बार चेक कर लो भाई ये सही लिखा है या नहीं लिखा। अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स आ जाएगा। ए माइनस के ऊपर क्या आता है, ए माइनस एक्स के ऊपर बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, तो ऊपर क्या आता, बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो मैंने बेटा एक तरीके से शायद ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता है, उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश की है मैंने, और अभी तक इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है, अभी तो मैंने इसी को मॉडिफाई किया है। तो इंटीग्रेशन साइन तो चल रहा है भैया 0 से लेकर के x तक, इक्वल्स टू इधर क्या आ गया, kt, dt का इंटीग्रेशन तो सिंपल सही था, वो क्या आ गया, kt आ गया। अब देखिए यहां पर क्या बोलेंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो ln a माइनस एक्स, और बाहर एक माइनस और आएगा, क्यों, क्योंकि a माइनस एक्स का खुद का भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो बाहर माइनस और लग जाएगा। तो क्या बनाइए, इधर चल रहा है 1 अपॉन बी माइनस ए, अंदर क्या आया बेटा, माइनस ln a माइनस एक्स, इसका क्या आएगा, माइनस ln b माइनस एक्स, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, तो प्लस ln b माइनस एक्स इक्वल टू kt।
लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से x तक। log a माइनस log b, ये क्या बन जाएगा? log a बाय b। तो देखो क्या लिखेंगे इसको अपन, 1 अपॉन b माइनस a ln b माइनस x अपॉन a माइनस x। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से x तक। इक्वल टू में क्या आ गया बेटा? kt आ गया। ठीक है, लिमिट पुट करना चालू करते। लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 अपॉन बी माइनस ए ln b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स माइनस ln b बाय ए, यही बन जाएगा। इसको log a माइनस log b यानी log a बाय b फिर से अप्लाई कर रहा हूं। फिर से अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन बी माइनस ए, क्या बन गया ये? ln a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन b इंटू a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, या सिंप्लीफाई कर दूं तो k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी। जो एक्स्ट्रा टर्म सारी उन पर फोकस करना, b माइनस ए लॉग कर दिया अब मैंने, तो ऊपर क्या बेटा? a इंटू बी माइनस एक्स और नीचे b इंटू ए माइनस एक्स। ये वो फॉर्मूला तैयार हो गया। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में कब के लिए ये फॉर्मूला तैयार हुआ? जब, क्या बोला मैंने? दो रिएक्टेंट है और दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है। अब देखो ये जो फॉर्मूला बना ना, इस फॉर्मूले से अपन एक बहुत अच्छी चीज निकाल सकते हैं। वो चीज क्या है समझो। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यार b को एक्सिस में मान लेते हैं, अपन b को क्या मान लेते हैं? एक्सिस में मान लेते हैं। तो सोचो, मैं बोल देता हूं आपको, लेट b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो क्या होगा बेटा? रिएक्शन क्या थी? a प्लस b गिव्स प्रोडक्ट। रेट लॉ क्या था? r इक्वल्स टू के a इंटू बी, यही था। करेक्ट है। b एक्सिस में है, जो एक्सिस में होता है वो मर्ज हो जाता है किसमें? k में। जो एक्सिस में है वो मर्ज हो जाता है किसमें? k में। तो नया कांस्टेंट बन जाता है r इक्वल्स टू के डैश इंटू ए। और अब आप रिएक्शन को क्या बोलते हो? ये रिएक्शन क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब बेटा अगर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई तो फिर कैलकुलेशन भी इस चीज को प्रूव करनी चाहिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला भी बन जाना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर b a से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि b माइनस ए नियरली बराबर हो गया किसके? b के। b माइनस ए नियरली बराबर हो गया किसके? b के। और b माइनस एक्स भी नियरली बराबर हो गया किसके? b के। क्योंकि b बहुत ज्यादा है, b बहुत ज्यादा है तो b a से भी बहुत ज्यादा है और x से भी बहुत ज्यादा है। लॉजिक क्लियर है ना? बात समझ गए? तो फॉर्मूला अपन ने क्या निकाला था? इस फॉर्मूले में अब मैं क्या करूंगा? b माइनस ए को b बना दूंगा, b माइनस ए को b बना दूंगा और b माइनस एक्स को भी क्या बना दूंगा? b बना दूंगा। तो फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला था k इक्वल टू 2.303 बाई टी b माइनस ए लॉग a इंटू बी माइनस एक्स अपॉन b इंटू ए माइनस एक्स। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? k इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू बी लॉग a इंटू बी और b इंटू ए माइनस एक्स आ गया अपॉन में। इस वाले b से ये वाला b कैंसिल। b एक्सिस में था तो b चला गया k में और बन गया नया कांस्टेंट 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन ए माइनस एक्स। सोचो क्या ये वही फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आ गया? क्या आ गया ना? ये जो केस है ना पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वो आपसे बोलेगा कि इस इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का कब बनेगा? वो तो इतनी सी बात पूछता है, तो दिमाग ही नहीं लगाना। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो सूडो लगाना पड़ेगा। और सूडो कब लग सकता है? जब कोई सी एक स्पीशीज किसमें होगी? एक्सेस में होगी। बात समझ गए? तो ये ऑप्शनल पार्ट है, ये केवल समझने का है, इसको रटना नहीं है, ना इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने का है।
फॉर्मूला अपने को ये वाला याद रखना था। इंटीग्रेशन याद हो जाता है बहुत अच्छा, इंटीग्रेशन याद नहीं होता तो भी चल जाएगा। क्लियर? एक तो ये हो गया, केस फर्स्ट हो गया ये तो। अब बात करता हूं बेटा मैं केस सेकंड के बारे में, जो एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस सेकंड, व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, जब केवल एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट है और कोई रिएक्टेंट है ही नहीं। बहुत सिंपल सा केस बन गया ये तो। ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। करेक्ट है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। रेट लॉ क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू के इंटू ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कौन सी है? सेकंड ऑर्डर की है। बात समझ गए? कोफिशिएंट में 1 लेकर के चल रहा हूं। अगर मैं यहां कोफिशिएंट 2a लिख देता ना, 2a, तो आपको पता है फिर क्या करना है। 2a लिखते हैं तो R को क्या लिखते? माइनस डी बाई डी टी की जगह पर माइनस 1/2 डी बाई डी टी लिखते। अभी क्या लिखूंगा? माइनस डी बाई डी टी। और अगर यहां 2a होता तो माइनस 1/2 डी बाई डी टी। फिर वो 2 उधर चला जाता, एक 2 एक्स्ट्रा आ जाता। अभी कोई 2 एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अभी सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है बेटा? अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल हो गया किसके? के डी टी के। इसका इंटीग्रेशन 0 से t, इसका इंटीग्रेशन a से लेकर के a माइनस एक्स तक, या सी ए नॉट से सी ए तक, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम बोलना चाहो वो तुम्हारे मूड पर है। यहां पर क्या बोलेंगे? 1/a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना? -1/a। एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो इधर इंटीग्रेट होने के बाद में क्या आ जाएगा बेटा? 1/a। लिमिट कहां से कहां तक? a से a माइनस एक्स। इधर क्या चल रहा है? kt। इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बन गया? 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इक्वल टू kt, या फिर 1/ca माइनस 1/ca नॉट इक्वल टू kt। दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा काम के हैं। दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम के। ठीक है? ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों एक ही है, बस लिखा हुआ अलग अलग तरीके से है। ठीक है? अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन हाफ लाइफ निकालते हैं, फुल लाइफ निकालेंगे, मतलब कंप्लीशन टाइम निकालेंगे और इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे। तो बेटा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है यहां पर ये वाला 1/ca वर्सेस t वाला। इक्वेशन क्या है? 1/ca इक्वल्स टू kt प्लस 1/ca नॉट। ये तो हो गई इक्वेशन। 1/ca का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा आएगा? पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। कितना इंटरसेप्ट है? 1/ca नॉट। तो ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा कुछ। ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ के अंदर tan थीटा किसके बराबर? k के बराबर। और इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर? 1/ca नॉट के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ और एग्जाम में आता है ये वाला ग्राफ। ठीक है? अपन ने क्या देखा? जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे तो ग्राफ बन रहा था ca और t के साथ में। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बढ़ी तो ग्राफ बन रहा था ln ca वर्सेस t। और जब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनी तो इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा आया? 1/ca वर्सेस t। 3 ग्राफ हो गए इंपॉर्टेंट। इनको अपन ग्राफिकल मेथड जब पढ़ेंगे तब तीनों ग्राफ को दोबारा देखेंगे, लेकिन अभी से याद भी करना है अपने को। ठीक है? आगे देखते हैं अपन यहीं पर ही। एट t इक्वल्स टू t हाफ x इक्वल्स टू a/2 या फिर ca इक्वल टू ca नॉट बाई 2। यहां पुट कर दो। ca की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं? ca नॉट बाय 2। करेक्ट है? तो क्या बन गया ये? 2/ca नॉट इक्वल्स टू 1/kt हाफ, सॉरी kt हाफ प्लस 1/ca नॉट। इसको उधर लिया तो t हाफ क्या आ गया?
टी हाफ आ गया 1/k/CA0 और 1/AK, ये आ गया। और क्या पता चला कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के। बेटा जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट आया था, और सेकंड ऑर्डर में क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सेकंड ऑर्डर में क्या आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होनी चाहिए। तीनों बातें अपन ये सब कुछ रिकॉल करेंगे जब अपन मेथड पढ़ेंगे, किस चीज के लिए? ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए, तब दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर आगे चल करके समझने में नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए मैं तीनों का एक साथ बताते जा रहा हूं। ग्राफ में क्या बताया मैंने? जब जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं तो सीए वर्सेस टी इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट ऑर्डर में एलएन सीए वर्सेस टी इंपॉर्टेंट था, और सेकंड ऑर्डर में 1/CA वर्सेस टी इंपॉर्टेंट है। और हाफ लाइफ में क्या बताया? जीरो ऑर्डर में टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था? इंडिपेंडेंट ऑफ ए था, और सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? ए के। इसी तरीके से यहां पर टी 100% पढ़ोगे तो सोचो 100% पर क्या होता है बेटा? रिमेनिंग कंसंट्रेशन जीरो, यानी सीए की जगह पर क्या? जीरो। सीए की जगह पर जीरो, तो ये तो इनफाइनाइट आ गया, यानी यहां पर ये कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। बात समझ गए? ये अपन ने देख लिया किसके ऊपर बेस्ड? सेकंड ऑर्डर पर बेस्ड, डेरिवेशन प्लस फॉर्मूला। केस फर्स्ट और केस सेकंड में से केस सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस सेकंड की इक्वेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस्ड ग्राफ और हाफ लाइफ के फॉर्मूले भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब अपन क्या करेंगे बेटा? जनरलाइज करेंगे चीजों को। चीजों को जनरलाइज करने का मतलब क्या हो गया? अब अपन nth ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है nth ऑर्डर रिएक्शन। अब ऑर्डर n मान लिया, और ऑर्डर n मान करके जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, A गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्शन है, रेट लॉ लिख दिया R इक्वल्स टू के ए की पावर n, R को लिख दिया माइनस dA/dt इक्वल्स टू के ए की पावर n, लिख दिया। अब क्या बोलेंगे? माइनस dA अपॉन ए की पावर n इक्वल्स टू के dt। इसका इंटीग्रेशन 0 से t, इसका इंटीग्रेशन a से a माइनस एक्स, सही है। 1 अपॉन ए की पावर n, ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा? a की पावर माइनस n। तो अपन क्या मानते हैं? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है। तो यहां पर इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा बेटा? माइनस a की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। कहां से कहां तक? a से a माइनस एक्स तक, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? kt। माइनस n प्लस 1 को ब्रैकेट के बाहर निकालना चाहता हूं क्योंकि तो कांस्टेंट है, तो ये इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाहर तो क्या बन गया? 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। दूसरी बात, a की पावर माइनस n प्लस 1 को मैं नीचे लाना चाहता हूं, नीचे, तो नीचे लाऊंगा तो 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 हो गया। लिमिट कहां से कहां तक? a से a माइनस एक्स तक, इक्वल्स टू में क्या? kt। अब लिमिट पुट कर देते हैं बेटा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? kt इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। ये तैयार हो गया अपने पास में nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला, जो हमेशा एप्लीकेबल होगा, बस n इक्वल टू 1 के लिए नहीं होगा, क्योंकि आपने जो इंटीग्रेशन किया है x की पावर n, बात समझ गए ना? x की पावर n का इंटीग्रेशन आपने जो किया है, वहां पर आप सोचो 1 अपॉन में था, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करते टाइम पर आप क्या वो फॉर्मूला लगाते हो क्या? नहीं लगाते, आप सीधे ln लेकर के आ जाते हो। वैसे यहां सोचो, अगर तुम n को 1 पुट करके देख लो और कुछ नहीं तो ये तो kt इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, वैसे गलत हो गया अपना काम सारा का सारा। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला, एक तो इंपॉर्टेंट है,
nth ऑर्डर रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए, KT इक्वल टू 1/n-1 और अंदर क्या 1/a माइनस एक्स की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। कब एप्लीकेबल नहीं है? n इक्वल टू 1 के लिए। यहां से बेटा मैं जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूं किसका? हाफ लाइफ टाइम का भी। ठीक है, तो यहां बोल देते हैं अपन एट t इक्वल टू t हाफ क्या होगा? KT हाफ, इधर क्या चल रहा है n-1, 1/x की जगह पर क्या आ जाएगा a/2, पावर में क्या चल रहा था n-1 और इधर क्या है n-1। अब क्या होगा a माइनस a/2 यानी क्या हो गया a/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो t हाफ इक्वल टू बेटा नीचे क्या क्या आ गया, एक तो k आ गया, एक n-1 आ गया और एक a की पावर n-1 भी आ जाएगा क्योंकि 2/a, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया a की पावर n-1 हो गया। बात समझ गए? और ऊपर क्या चल रहा है 2 की पावर n-1 और -1, 2 की पावर n-1 तो ये जो ऊपर गया वो वाला और -1 साथ में ये वाला। ये हो गया जनरल फॉर्मूला किसका? हाफ लाइफ का। बस कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब n इक्वल्स टू क्या 1, तब एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज पता लग रही है अभी से याद कर लो, t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? a की पावर n-1 के। इंपॉर्टेंट, दोबारा पढ़ेंगे आगे चल करके, लेकिन याद होना चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला निकल गया बेटा किसका? हाफ लाइफ का, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर्मूला पूरा याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, देखो डिराइव करके तो निकाल ही लेंगे लास्ट में, वो तो लास्ट ऑप्शन है। फॉर्मूला सीधे याद होगा तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। क्लियर है? तो अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, जो क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लेकर के आना है। आपको यूं बोला हुआ है फॉर ए रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion, time required for 75% completion is 17 times of its half life. Find order of रिएक्शन। ये आपको घर से करना है और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में नहीं तो इसका सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो बेटा आज के लेक्चर में जो मेन चीजें अपन ने पढ़ी, जिन चीजों पर अपन ने फोकस किया, वो क्या क्या थी? अपन ने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी के बारे में खास बात क्या थी? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जो किसी भी फिजिकल कंडीशन से लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट इन पर डिपेंड ही नहीं करती है। यहां पर रेट कांस्टेंट के की जगह पर डिके कांस्टेंट लैम्डा आता है। ठीक है, फिर अपन ने एक्टिविटी के बारे में जाना, एक्टिविटी की यूनिट्स के बारे में जाना और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखा। एप्लीकेशंस के अंदर 2 एप्लीकेशन पढ़ी, कार्बन 14 मेथड एंड रॉक डेटिंग मेथड। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा था? कार्बन 14 मेथड, क्योंकि वो फॉसिल्स, डेड ऑब्जेक्ट्स की एज फाइंड आउट करने में काम में आ जाता है। उसके बाद में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बढ़ी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में 2 केसेस थे। फर्स्ट केस में 2 रिएक्टेंट, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट। सेकंड केस के अंदर 1 रिएक्टेंट खाली, कंसंट्रेशन भी ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्टेंट एक है तो सेम ही रहने वाली है। और सेकंड केस ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया, उस पर बेस्ड ग्राफ बनाया, उसकी हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखा और फाइनली अपन ने फिर सारी चीजों को जनरलाइज कर दिया। किसके थ्रू? nth ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू। और nth ऑर्डर रिएक्शन में भी डेरिवेशन करके अपन ने एक तो जनरल इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल लिया, KT इक्वल्स टू 1/n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/a माइनस एक्स की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1 और फिर हाफ लाइफ का भी जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, T हाफ इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय K n-1 a की पावर n-1। ये जनरल फॉर्मूला भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब एक तो जो न्यूमेरिकल आपको दिया है होमवर्क की फॉर्म में, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर थोड़ा सा अब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से पहले अपन ऑर्डर डिटर्मिनेशन के
मेथड्स को समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है ना ऑर्डर डिटर्मिनेशन के मेथड वाला, वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत सारे आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।